Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So let's move to the next chapter of our first unit of managerial economics, and the name of the chapter is Fundamental Concept of Economics. चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा यूज़ करना, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। आज तक यही मीनिंग पढ़ते आए हैं ना आप इकोनॉमिक्स का। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो कंसेप्ट्स क्या क्या हैं आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट्स की साइड। तो पहले मैं एक बार आपको नाम गिनवा देती हूँ कि कौन कौन से हमारे कंसेप्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट्स की, तो सबसे पहले है द इंक्रीमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड है द पर्सपेक्टिव कंसेप्ट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट, फिर इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट, उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग कंसेप्ट, और उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसेप्ट। चलिए अब एक एक करके एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें द इंक्रीमेंटल कंसेप्ट की, इंक्रीमेंटल कंसेप्ट तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड होगा। कि इंक्रीमेंटल कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू से रिलेटेड होगा। क्या बोला मैंने कि जो इंक्रीमेंटल कंसेप्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या? मार्जिनल हम रिलेट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट से और मार्जिनल रिवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन को एक यूनिट से बढ़ा दें या कम कर दें, उसका हमारी कॉस्ट पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ नोन बाय मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रिवेन्यू की बात करें, वही एक यूनिट हमारी सेल इंक्रीज हो जाए तो उससे हमारी टोटल रिवेन्यू पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो पता चलता है हमें मार्जिनल रिवेन्यू से। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम रिलेट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट से एंड मार्जिनल रिवेन्यू से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इन दोनों टर्म को यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। ध्यान से इस चीज़ को अंडरलाइन भी कर लेना। इकोनॉमिक्स में हम इन दोनों चीज़ों को डिनोट करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू से। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करें तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या डिनोट करती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिनोट द ऑल्ट्रेशन इन टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वाइल ऑल्ट्रेशन इन टोटल रिवेन्यू इज सिग्निफाइड बाय इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। मतलब रिवेन्यू किस हिसाब से ऑल्टर हो रहा है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो यहाँ पर अगर हम इंक्रीमेंटल कंसेप्ट की बात करें तो ये यही बताता है कि जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, अल्टरनेटिव डिसीजन, उसका हमारी कॉस्ट और रिवेन्यू पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस कर रहे हैं टोटल कॉस्ट में चेंजेस का। अब कंसेप्ट को हम किस हिसाब से बता सकते हैं कि फॉर्म के डिसीजन कब प्रॉफिटेबल होंगे? अगर रिवेन्यू हमारा बढ़ जाए, किससे ज़्यादा? कॉस्ट से ज़्यादा। दूसरा, इंक्रीमेंट इन सम कॉस्ट इज़ लेस देन रिडक्शन इन अदर कॉस्ट। जो इंक्रीमेंट एक तरह की कॉस्ट में है वो कम होना चाहिए दूसरी तरह की जो रिड्यूस हो रही है कॉस्ट उससे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सम रिवेन्यू इज़ मोर कंपेयर टू अदर। मतलब एक चीज़ के अंदर रिवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है दूसरे किसी प्रोडक्ट से। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट इज़ मोर देन द रिवेन्यू, मतलब कॉस्ट हमारी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और रिवेन्यू मतलब हमारा उतना डिक्रीज नहीं हो रहा, रिवेन्यू बढ़ रहा है। ऑब्वियस है कि रिवेन्यू बढ़ेगा या स्टेबल भी रहे और कॉस्ट कम होगी तो हमारा अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रिवेन्यू के ऊपर? रिवेन्यू इंक्रीज होगा। अब आगे बात करते हैं टाइम पर्सपेक्टिव कंसेप्ट की। जो सेकंड कंसेप्ट है ना, टाइम पर्सपेक्टिव कंसेप्ट। जब भी हम टाइम पर्सपेक्टिव कंसेप्ट की बात करेंगे तो हम दो तरह के टाइम पीरियड्स की बात करेंगे, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? शॉर्ट रन मान लो कि ये हमारे कैलेंडर पीरियड से रिलेटेड नहीं होता। हम मानकर चलते हैं कि जो शॉर्ट रन है ना उसके अंदर हम अपना बिजनेस का स्केल इंक्रीज नहीं कर सकते। हम क्या इंक्रीज क्या कर सकते हैं? जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन हम स्केल नहीं बढ़ा सकते
कि हम एकदम से और पैसा लगाकर बिजनेस ही एक्सपेंड कर दें, वो पॉसिबल नहीं होता। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, पर इंक्रीज होती है थ्रू यूजिंग वेरिएबल फैक्टर, बट इन लॉन्ग रन वी कैन चेंज आवर प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द स्केल ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स बाय एक्सपेंडिंग द बिजनेस। ये तो डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बस इतना आपने इसके अंदर बताना है। आगे बात करें हम नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट। क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मान लो मेरे पास दो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड फंड है मेरे पास है, मैं उस लिमिटेड फंड को या तो अपने फर्स्ट अल्टरनेटिव के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हूँ या सेकंड। ऑप्शन हो गया ना, या ए या बी, दोनों एक साथ नहीं ले सकती। अब ए एक्सेप्ट करूँगी तो बी को छोड़ना पड़ेगा, और बी एक्सेप्ट करूँगी तो ए को छोड़ना पड़ेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए दूसरी को छोड़ना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मान लो एक और सिंपल एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट से मेरे को रिवेन्यू आएगा 1 लाख का, दूसरे प्रोजेक्ट से मुझे रिवेन्यू आने वाला है 1.5 लाख का। ऑब्वियस है कि अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं जहाँ से मुझे ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा होगा मैं वो एक्सेप्ट करूँगी। अब 1.5 लाख वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए मुझे 1 लाख तो छोड़ना पड़ा ना। जो 1 लाख छोड़ा है वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है कि जब इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बार बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। वहीं से हमारी शुरुआत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट की। क्लियर? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पर सेक्रीफाइस को मेजर करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, क्योंकि सेक्रीफाइस ही तो किया है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑप्शन इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी ज़ीरो व्हेन द रिसोर्स हैज़ नो अल्टरनेट यूज। जब कोई अल्टरनेट यूज़ ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी? ज़ीरो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी आइडिया। सोच के चलते हैं, इसे हम दिखाते नहीं हैं। जैसे डेप्रिसिएशन को हम दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल में उसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने मेंशन की है उसे हम कहीं बुक्स में शो नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी रियल और इन टर्म्स ऑफ मनी। इतना क्लियर? अब आगे बढ़े अपने नेक्स्ट कंसेप्ट का, तो वो कंसेप्ट का नाम है द इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट। इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट हमारा जो है वो क्या बताता है कि एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करे कि जो उसको वैल्यू एडिशन हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए दो अलग अलग एंटिटी से, दो अलग अलग जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने बेनिफिट को बढ़ा सकता है, कॉस्ट को डिक्रीज कर सकता है अपने इनपुट में चेंज किए बिना, पर अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बेटर तरीके से एलोकेट करके। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है यहाँ पर। इस कंसेप्ट को और सिंपल बनाने के लिए मान लीजिए 5 डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं एक फॉर्म में, A B C D E, और लेबर है 100 नंबर की, मतलब 100 लेबर है। उसके बाद एक फॉर्म चाहती है कि उसकी आउटपुट इंक्रीज हो, ठीक है, और उसे और लेबर लगानी भी ना पड़े, मतलब 100 ही लेबर उसे और आउटपुट बना कर दे दें। तो यहाँ पर अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं और आउटपुट भी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्स क्या है? लेबर को एलोकेट किया जाएगा ताकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या आए?
बढ़कर आए। तो मतलब इस तरीके से लेबर को लगाया जाएगा कि जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पर मोरोवर जो ऑप्टिमल एलोकेशन है वो कैसे अटेन किया जा सकता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्टिविटी आएगी सारी यूटिलिटीज़ को मिलाकर, सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर, ABCDE, वो मैक्सिमम आनी चाहिए, वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और वो कैसे होगा, लेबर तो हमारे पास लिमिटेड है, सो आउटपुट बढ़ानी है तो लेबर को इस तरीके से काम असाइन किया जाएगा कि जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसे वो काम अलॉट कर दिया जाएगा। और ये जो हमारा कंसेप्ट है ना इक्वी मार्जिनल का, ये यूज़ होता है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में या फिर रिसर्च एक्सपेंडिचर करते वक्त। तो ये वहाँ पर हमारा कंसेप्ट है वो यूज़ होगा। आगे हम बात करें डिस्काउंटिंग कंसेप्ट की। डिस्काउंटिंग कंसेप्ट मैं बताती हूँ, इसको आप ना एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी या डिस्काउंटिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। जो हमारे पास आज की डेट में पैसा है, जितनी परचेजिंग पावर हमारे पास आज के टाइम पर है, कल उतनी नहीं होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसा डेप्रिशिएट होता जाएगा एक रेट से, एक पर्टिकुलर रेट से। इन्फ्लेशन रेट भी बोल सकते हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी बोल सकते हैं, जिससे हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। और एक आपने मुहावरा भी सुना होगा, बर्ड इन हैंड इज वर्थ मोर देन टू इन बुश, कि आज की डेट में जो हमें कल 1 लाख मिलने वाले हैं, एक है कि बंदा हमें नेक्स्ट ईयर दे दे, एक है आज की डेट में, कौन सा बेहतर रहेगा। आज की डेट में ना, आज की डेट में मैं 1 लाख लेती हूँ तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगी तो ऑब्वियस है मेरे को 1 साल की रिटर्न मिलेगी, है ना। और परचेजिंग पावर भी आज की डेट की ज़्यादा होगी। तो यही बताता है, ये कंसेप्ट बताता है कि जब भी हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो पैसे की वैल्यू प्रेजेंट में होती है वो ज़्यादा होती है फ्यूचर के प्रेजेंट वैल्यू से। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें और लास्ट कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसेप्ट। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सब जानते हैं कि जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो किससे इम्पेक्ट होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी किस किस वजह से हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज होता रहता है टाइम टाइम पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होता रहता है, बिजनेस साइकिल में चेंज होता है। तो जो फैक्टर होते हैं ना अनसर्टिनिटी के, वो क्या करते हैं, डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन ले या जाए तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, रिस्क और अनसर्टिनिटी तो होगी कि हमने आज का सिनेरियो देखकर डिसीजन लिया, हो सकता है फ्यूचर में वो सिनेरियो चेंज हो जाए। आज हमारे में बूम की कंडीशन चल रही है इकोनॉमी में, आगे रिसेशन आ जाए, कुछ नहीं पता, टाइम अनप्रेडिक्टेबल है। तो यहाँ पर और किसी को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। तो जो भी एक प्रोड्यूसर डिसीजन लेगा वो आज की डेट को ध्यान में लेकर लेगा और साथ में फ्यूचर को भी, फ्यूचर में रिस्क और अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करते हुए। ठीक है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स तो समहाउ इज इन कंट्रोल ऑफ द फॉर्म बोल सकते हैं और बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके ज़रूरी नहीं है जो एस्टिमेट्स उसने किए हुए हैं वो एक्यूरेट हों, रिस्क और अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहेगी। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को जो भी डिसीज़न ले रहा होगा उसे रिस्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने हर डिसीज़न में। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ज़रूर लेकर चलेगा कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो वो भी होगा, ऑब्वियस है। तो यही, जैसे शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी कंपनी में देखकर कि आज उसके लिए सारे फैक्टर्स गुड हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा शेयर्स में, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आकर उस कंपनी को कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर इम्पेक्ट कर दे जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस पे इम्पेक्ट पड़े, बिजनेस पे इम्पेक्ट करे। तो यहाँ पर किस चीज़ का रोल आया, रिस्क का, अनसर्टेनिटी का।
और कोई भी डिसीज़न भरा होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी से। तो ये था हमारा रिस्क और अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट। फिर भी आपको कोई डाउट हो, ना समझ आया हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाए, ठीक है। और आपको जो भी अपडेट्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो भी डाउट्स हैं, आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।